धाकड़ खबर, बेखौफज़ुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। जैसा कि आप जानते हैं कि धाकड़ खबर कभी हैक हो जाता है, धाकड़ खबर पर कभी स्ट्राइक आ जाती है, बंद हो जाता है, आप लोग परेशान होते हैं। हम लोगों को एक अलग से चैनल बना के रखना पड़ता है धाकड़ समाचार के नाम पर वहां काम नहीं कर पाते हैं तो यहाँ काम करते हैं। लेकिन ये हमारे साथ ही नहीं है, ये उन तमाम लोगों के साथ हो रहा है। उन सब तमाम लोगों को ऐसी दिक्कतें दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है जो सीधे सरकार से सवाल पूछ रहे हैं या वो मुद्दे उठा रहे हैं जो आपसे जुड़े हुए हैं। भोंपू मीडिया तो आप जानते ही हैं, वो कुछ करता नहीं है, लेकिन जो भी इस तरीके की चीजें हैं आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं उनके चैनल तक गायब कर दिए जा रहे हैं। ऐसा ही एक घटनाक्रम हुआ है एक चैनल के साथ में। और नॉकिंग न्यूज के नाम से वो चैनल है, 17 लाख के करीब सब्सक्राइबर हैं और रोजाना 3-4 लाख लोग जो हैं उन तमाम वीडियोज को देखा भी करते थे। जो है गृहजेश वशिष्ठ जो पत्रकार हैं सीनियर, अपने चैनल पर अपलोड किया करते थे। तो पहले तो चैनल हैक हुआ, फिर चैनल को ब्लॉक ही कर दिया यूट्यूब ने, तो दो जुल्म हो गए। चलिए, हमारे साथ वो हैक ही हुआ था, चैनल ब्लॉक नहीं हुआ था, किसी के अंडर में वो चला गया था। तो समझने की कोशिश करेंगे कि अभी जो हालात हैं उनके सामने वो कैसे हैं। और ये हैक होना और ब्लॉक कर देना, ये बड़ा अजीबोगरीब घटनाक्रम है। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, आपका अपने प्लेटफॉर्म पे बुलाया, और आपके दर्शकों का शुक्रिया कि वो समय निकाल के मुझे सुनेंगे। मैं थोड़ा सा आपको लेके बात करना चाहता हूं। जहां तक मैंने अभी जानकारी जुटाई आपके बारे में, पता चला कि आप हिंदी पत्रकारिता में भी रहे हैं और इंग्लिश न्यूज़पेपर्स में भी काम किया, सहारा और इंडियन एक्सप्रेस। ये यूट्यूब पे आने का क्या वो रहा मौका सर, क्यों मतलब यहाँ पे आए? मैंने इंडियन एक्सप्रेस में काम नहीं किया, और हिंदी के अखबारों में काम किया, हिंदी के टीवी में काम किया। मैंने इंडिया टुडे ग्रुप में करीब 14 साल काम किया। इसके अलावा मैं दैनिक भास्कर का संपादक भी रहा हूँ, और बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे मैंने काम किया है, लेकिन मैंने अंग्रेजी में काम नहीं किया। मैं हिंदी का पत्रकार हूँ मुद्दा है। तो यूट्यूब पे आने का क्या संयोग रहा सर? देखिए, कभी कभी आपको होता है ना कि अंदर से होता है कि बहुत सारी बातें आप कहना चाहते हैं, नहीं कह पाते। जब आप खास तौर पर नौकरी कर रहे होते हैं, वहां पर आप एक मशीन के पुर्जे के तौर पे काम करते हैं। एक पुर्जे की जो हैसियत होती है उतनी हैसियत होती है। तो कभी कभी लगता है कि जो अपने आसपास देखते हैं, चीजें देखते हैं होते हुए, आपको लगता है कि अब बहुत सुरक्षित खेल लिए, अब थोड़ा सा फ्रंट फुट पे आना चाहिए, कुछ बेहतर करना चाहिए। फिर थोड़ा सा कोविड के टाइम पे बहुत सारे अलग अलग तरह के क्राइसिस हुए, लोगों की तकलीफें देखी। लोग घर से बेचारे जो है वो हजार हजार किलोमीटर दूर से पैदल जा रहे हैं, पुलिस उनको डंडे मार के खदेड़ रही है, उनको बारात घरों में बंद कर दे रही है। आजादी जैसी चीज कोई बची नहीं है। नेता नंगा नाटक कर रहे हैं, एक दूसरे पे झूठे आरोप लगा रहे हैं, लाशों के सामूहिक अंतिम संस्कार हो रहे हैं। ये सब देख के मुझे लगा कि आप इसको छोड़ नहीं सकते, आपको कहीं ना कहीं कुछ आगे बढ़ के भूमिका निभानी पड़ेगी। तो मैं आज तक में था उस समय, और कुछ बहुत सारी स्थितियां ऐसी आई, कुछ हालात ऐसे आए, बहुत सारे लोगों को एक चैनल, उनके करीब 40 पब्लिकेशन और चैनल बंद हुए थे उस दौरान। बहुत सारे लोगों की नौकरियां गई, लेकिन बहुत सारे लोगों को वापस अकोमोडेट भी किया गया। लेकिन मैंने फिर वापस जाना उचित नहीं समझा, और फिर ये आगे की दुनिया में बढ़ गया। तो उसमें बहुत सारी विचारधारा की चीजें भी थी। जब लिस्ट बनती है कि कौन बाहर जाएगा कौन अंदर जाएगा, उसके भी कुछ कंसिडरेशन होते हैं। बिल्कुल सारे जो आपका मेन स्ट्रीम मीडिया है उसमें आप देख रहे हैं कि जितने भी लोग थे जो असहमति रखते थे सरकार से, जनता की बात करते थे, वो सब बाहर हैं। एक सवाल यहाँ पे अब ये पैदा होता है कि आप पहले फेसबुक पर आए कि सीधे यूट्यूब पर आए? देखिए, मैं बताऊं कि मेरा बहुत दिनों से सपना था कि मैं चीजों को आगे लेके जाऊं। तो मैं छोटे छोटे कार्ड्स, जो आजकल तो बहुत चलन में आ गए हैं, सब लोग उसका इस्तेमाल करते हैं, मैं बनाया करता था केवल पावर पॉइंट पे, और उसमें कुछ विचारोत्तेजक जानकारियां डालता था 2018 में, नौकरी करते करते। और उसके पीछे आइडिया ये था कि मैं फेसबुक पे जो लिखता रहता हूँ और यूट्यूब पे यूट्यूब तो नहीं था उस वक्त, तो उसको क्यों ना मैं थोड़ा सा स्ट्रक्चर्ड तरीके से लिख दूं, थोड़ा बेहतर डिजाइन कर दूं, तो मेरा विचार ज्यादा लोगों तक पहुंचेगा। लेकिन वो पसंद किया जाने लगा। उस वक्त विजय माल्या भागा था, 2018 के आसपास की बात है। तो मैंने एक कार्ड बनाया जिसमें मैंने मेंशन किया कि अगर ये अडानी भाग गया तो क्या होगा, ये अडानी के ऊपर इतना कर जाए। और ये जो थॉट है बार बार जो आप हर तकत घूमते हैं, देखते हैं,
पॉलिटिकल डिस्कोर्स में भी लोग ये सवाल पूछते हैं कि अडानी भाग गया तो क्या होगा। जी। वो चार मेरा ही दिया हुआ है ये तो। और वो आज तक वो मेरा कार्ड लगातार घूम रहा है। एक समय बीत गया, फिर अडानी साहब के यहाँ से फोन आया, तब आपने ये डाल दिया है, और ये आपने एक हाइपोथेटिकल बात डाली है, लेकिन इसको लेके हमारी छवि खराब हो रही है, इसको आप हटा दें। उस वक्त वो करीब 20 लाख 15 लाख लोग देख चुके थे। जी। और नौकरी करने वाला आदमी जो होता है वो तो आपको पता ही। तो मैंने सोचा कि इनसे कन्फ्रंटेशन लेने से अच्छा है नौकरी करते रहो, वरना ये मालिक को शिकायत करेंगे, मालिक कहेगा अच्छा बेटा यहाँ नौकरी करते हो तुम बाहर कार्ड भी डालते हो। जी जी जी। तो फिर मैंने उसको विड्रॉ कर लिया। मुझे लगा 20 लाख लोगों तक संदेश पहुंच गया है, और वो आज तक सर्कुलेट हो रहा है। बिल्कुल। आज तक लोग उसको कहीं से हाथ लग जाता है, उसका लोगो मिटा देते हैं, कुछ कर देते हैं, और और उसको उसको घुमाना शुरू कर देते हैं। हाँ वो घूम रहा है अभी तक। तो ठीक इस है। तरह से जो है मेरे को एक था ही, फिर मुझे एक लगा कि एक ब्रांड बनाना चाहिए, तो knockingnews.com करके मैंने एक वेबसाइट बनाई। उस वेबसाइट पे मैं खबरें डाला करता था। फिर मैंने देखा कि वहां पर बहुत ज्यादा रिस्पांस नहीं है, खासतौर पे आर्थिक तौर पे कोई रिस्पांस नहीं है। आप जी। मेहनत करते रहिए, आपकी मेहनत के भी पैसे नहीं निकलेंगे। हम्म। अगर आपने किसी को साथ में अपने जोड़ लिया, उसका वेतन कहाँ से देंगे। बिल्कुल। तो वो धीरे धीरे ऐसे ही चलता रहा। फिर अचानक ये पूरा घटनाक्रम हो गया, तो फिर यूट्यूब पे मैंने कहा कि वीडियो बनाना शुरू करता हूँ, एक अच्छा माध्यम है। जी। तो आप यूट्यूब पे कब आए सर, कौन सा साल था वो? मेरे ख्याल से 20 रहा होगा, 20 अच्छा। या 21। तो फेसबुक आपका क्यों बंद हुआ? यूट्यूब पे तो हम बाद में बात करेंगे, फेसबुक के साथ भी तो ऐसा फेसबुक इशू मेरा हुआ। फेसबुक मेरा हैक हो गया। हम्म। हैक हो गया, उसके जो फॉलोअर्स थे करीब 4 लाख के आसपास थे। जी। और एक दिन अचानक मैं देख रहा हूँ कि उसके ऊपर कुछ सामग्री चल रही है, चैट जीपीटी को लेके कुछ फ्रॉड टाइप की सामग्री, की चैट जीपीटी से ये वो, और वो एप्लीकेशन डाउनलोड कराते थे जी। और उड़ा देते। हम्म। तो फेसबुक पे तो कोई सुनवाई करने का भी सिस्टम नहीं है। जी। फिर उसकी मैंने एफआईआर डाली, उसको मैंने बाकायदा जाके साइबर सेल में रिपोर्ट लिखाई, सब कुछ किया, भारत सरकार के पोर्टल पे डाला, कुछ नहीं हुआ। हम्म। कुछ लोगों ने वहां संकेत दिया कि नहीं होगा आपका, आप चिंता मत करो। क्या क्यों नहीं होगा? बोले आप नहीं समझोगे। अच्छा। और वो मेरे साथ जो एक पत्रकार थे, उन्होंने बताया मुझे कि इनका आशय ये है कि ये हैक नहीं हुआ है, ये बंद किया गया है बिल्कुल सही, हैकिंग के बिल्कुल। नाम पे। बिल्कुल। तो वो जो चीज दिमाग में बैठी हुई थी, तो वो मुझे अभी यूट्यूब में भी वो उससे जुड़ते हुए सारे घटनाक्रम दिखाई दिए। ये फेसबुक वाला घटनाक्रम कब का है सर? 1.5-2 साल हो गए। मतलब जब ये चीज हुई तो क्या आपने ये नहीं सोचा कि जो फेसबुक के साथ हुआ है वो आपके यूट्यूब के साथ भी किया जा सकता है, और आप थोड़ा और तमाम जो सिक्योरिटी पर्पस हैं उनको ध्यान में रखें? भाई आप क्या करेंगे? आप ज्यादा से ज्यादा अगर ऑनलाइन करते हैं तो क्या करेंगे कि भाई आप एक पासवर्ड डालेंगे, उसके साथ में एक टीपीए डाल देंगे कि भैया जब कोई मेरा अकाउंट कहीं से भी लॉगिन करेगा तो हम्म। मेरे पास एक एसएमएस आएगा और हम्म। ओटीपी पूछेगा, हम्म। है ना? या मेरे बिल्कुल। मोबाइल पे परमिशन मांगेगा, यही तो होता है ना। बिल्कुल। वो किया हुआ था मैंने, हम्म। मेरे पास कोई ओटीपी नहीं आया। फिर भी आपका चैनल हैक हो गया। इसको लेके हाँ जो चीजें हैं वो तो बहुत सारे लोग समझ ही रहे हैं, जान ही रहे हैं, लेकिन जी आपके जी मामले में एक घटनाक्रम खास हुआ सर, कि पहले हैक होता है फिर ब्लॉक हो जाता है। ब्लॉक जी। जो किया यूट्यूब ने, उसके बारे में आप थोड़ा सा कुछ बता पाए तो? नहीं हुआ ये कि मैं बहुत नॉर्मल डे था मेरा, सुबह सुबह मैं जाता हूँ, थोड़ी कसरत करता हूँ। तो जो जिम है हमारा, वहां पे मैं उसको अचानक मैं सुबह देख रहा था स्टैट्स वगैरह कि कितने लोगों ने देखा चैनल, कितने ने नहीं देखा। तो मैंने अचानक नोटिस किया कि मेरा लोगो बदल गया है। लाल हम्म। रंग का कोई लोगो लगा हुआ था, हम्म। स्ट्रेटजी कुछ करके। हम्म। मैं चौंका। फिर मैंने कहा ठीक है कुछ होगा, घर जाके चेक करते हैं। घर आके चेक किया तो उसका जो पूरा होम पेज होता है, हम्म। पूरा का पूरा होम पेज पे कुछ और कंटेंट पड़ा हुआ था। जी। अब मैंने फिर जो चैटिंग की सुविधा होती है, आपको तो पता ही है, यूट्यूब हमारे साथ बातचीत करने के लिए एक चैटिंग की सुविधा रखता है, जी। एक पार्टनर मैनेजर रखता है। हम्म। तो चैटिंग की सुविधा पे मैंने जब चैट किया, जी। तो वहां पर जो है पता चला कि उनको रिपोर्ट लिखा दिया और उन्होंने कहा कि एक फॉर्म भर दीजिए। हम्म। वो मैंने फॉर्म भर दिया, उसके थोड़ी देर बाद मेरा ब्लॉक हो गया। ब्लॉक हो गया तो मैंने अपील की हम्म। कि भाई हमारा ब्लॉक हो गया है, ये तो हमने ही तो शिकायत की हैकिंग की, हमारी ब्लॉक कर दिया आपने। हम्म। तो उन्होंने कहा कि इस पे डेंजरस कंटेंट था, ये कंफर्म हो गया और हम इसको ब्लॉक कर रहे हैं, हम्म। आपका परमानेंट ब्लॉक कर रहे हैं। ये हम्म। उस पर लिख के आ गया स्क्रीन पे। ठीक है। बस, और यही एक सदमा था। उसके बाद तो फिर मेरा मन हुआ कि अब नहीं करना है।
क्या अभी आप यूट्यूब से इस सिलसिले में कोई बात कर रहे हैं, या यूट्यूब ने आपसे कोई संपर्क किया हो ईमेल वगैरह भेज के? अभी हाल में यूट्यूब ने बातचीत करनी शुरू की है कल से। और वो जो प्रक्रिया बता रहे हैं वो प्रक्रिया भी बड़ी टेढ़ी है, क्योंकि उनके हिसाब से जो ईमेल अकाउंट हैक हुआ है उस ईमेल अकाउंट को पहले एक्सेस करो, जिसको यूट्यूब ने ब्लैक कर दिया है, गूगल ने ब्लॉक कर दिया है। ठीक है। उसको एक्सेस करने के लिए आपको वही जो मोबाइल नंबर सिक्योरिटी के लिए आपने डाले हुए हैं और जो ईमेल डाला हुआ है उसको एक्सेस करना पड़ेगा। जी। लेकिन वो हैकर ने दोनों बदल दिए, वो अपने डाल दिए हैं। हम्म। तो अब आपके पास ये रास्ता नहीं है कि आप उस नंबर को डाल के और कोई ओटीपी मंगा के उसको दोबारा एक्सेस कर सकें। ठीक है। उसको लेके बातचीत चल रही है, कुछ कम्युनिकेशन शुरू हुआ है, संवाद शुरू हुआ है। आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने, सभी बड़े पत्रकारों ने, हिंदुस्तान के जाने माने पत्रकार जो सरोकार वाले हैं, या जी। सरोकार वाले भी मान लीजिए, जी। उन्होंने ट्वीट किए। पुण्य प्रसून वाजपेयी हैं, कमरवेदी नकवी साहब जो हमारे डायरेक्टर थे आज तक के, उन्होंने, हम्म। रवीश ने, अजीत अंजुम ने, मतलब कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो सक्रिय है सोशल मीडिया पे और उसने हम्म। ये ना किया। और मैं बड़ा इस बात के लिए मैं शुक्रगुजार हूं उनका, क्योंकि मैं थोड़ा सा जी। उस तरह का आदमी हूं जो बहुत सोशल नहीं हूं। जी। तो मेरे साथ ये नहीं होता कि मैं कहीं जाके समारोहों में हिस्सा ले रहा हूं, या किसी हम्म। गुट का हिस्सा हूं, या हम्म। किसी धरना प्रदर्शन में शामिल होता हूं। और मेरे मन में अक्सर विचार आता था कि हम्म। भाई कभी मेरे साथ ऊंच नीच हुआ तो क्या होगा, क्योंकि मैंने तो किसी के साथ कोई संबंध ही नहीं रखा है। हम्म। इसके बाद साथ संबंध है, राम राम दुआ सलाम वाले हैं। हम्म। तो ये कैसे, जैसे रवीश का है, रवीश के साथ में मेरा कोई सीधे संवाद नहीं है। ठीक है। तो हाँ, तो लेकिन उसके बावजूद उन्होंने समर्थन किया। तो हम्म। उसको बात लगा कि नहीं, हम जो काम कर रहे हैं उसके जरिए भी शायद वो बहुत लोग सारे ये लोग समझ हमारे रहे पीछे होंगे खड़े ना, हैं। सबके आप जो आवाज उठा रहे हैं वो उन्हीं के जैसी आवाज है, तो इसलिए हाँ, वो आपके बगैर बताए आपके समर्थन में आ गए। हाँ, मतलब बगैर किसी इसके की कोई व्यक्तिगत कोई संबंध हो या कुछ हो, बगैर किसी उसके लोगों ने मुझे पूरा निशर्त समर्पण समर्थन दिया। और नकवी दादा जो हैं वो तो हमारे आज तक के न्यूज डायरेक्टर होते थे, जी। और सत्य हिंदी के संस्थापक हैं वो। जी। और वो लगातार रोजाना फोन करके गाइड कर रहे हैं, अब आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। हम्म। अभिनंदन सेकरी से उन्होंने मेरी बात कराई। हम्म। वो भी एक चैनल है बातचीत करने का, और मेरे ख्याल से जितने भी यूट्यूब चैनल्स हैं सबको डिजीपब की सदस्यता ले लेनी चाहिए। हम्म। क्योंकि डिजीपब एक ऐसा माध्यम है जो यूट्यूबर्स का और जो डिजिटल मीडिया के लोग हैं, वेबसाइट वाले हैं, उनका संगठन है। और इन सारी कंपनियों के साथ में उनका संवाद है। उन्होंने, उन कंपनियों ने एक एक व्यक्ति मुकर्रर किया हुआ है जो इन संस्थाओं से बात करता है। जी। तो जब आपके संवाद के सारे रास्ते छूट जाते हैं तो आप उसके जरिए उनसे बातचीत कर सकते हैं। तो ये एक बड़ा अच्छा बहुत उन्होंने अच्छा मुझे। है ये बहुत अच्छा हाँ, है, लेकिन मैं चाहूंगा इसके बारे में थोड़ा विस्तार से और बता पाएं कि जो भी यूट्यूबर्स हैं वो और अच्छे से समझ लें डिजी पब के मामले को। डिजीपब एक संस्था है हम्म। यूट्यूबर्स की। और खास तौर पे जो लोग पत्रकार लोग हैं, खास तौर पे डिजिटल मीडिया पे, जी। डिजिटल पब्लिशर्स जो हैं, हम्म। उनकी संस्था है। वो लोग वहां पे सदस्यता ले सकते हैं। और हम्म। वो सदस्य आप जब उनके रहेंगे, उनके तो जाहिर बात है आप उस संगठन के कार्यकर्ता हैं। और अभिनंदन सीकरी जिसका मैंने बताया, वो हम्म। उसके वो आपका न्यूज क्लिक के जी। संस्थापक हैं। तो बिल्कुल। एक अच्छे जो एनवायरनमेंट के सारे पत्रकार जो हैं उनका एक फोरम है। और हम्म। कम से कम उनका सपोर्ट, और भी चीजों, मान लीजिए कहीं पे विरोध करना हो, बहुत सारे लोगों को मिलके कुछ एस्केलेट करना हो, तो एक हम्म। साथ रहता है। अकेले रहने से अच्छा है। बहुत सारे बिल्कुल लोगों सही। को पता ही नहीं है कि हम लोगों के पास में कोई संस्था भी है। तो हम्म। ये मुझे इसमें बड़ा मदद मिली। अभी आप अपने पर्सनल अकाउंट से जो है अपनी तमाम जो खबरें वगैरह हैं वो शेयर कर रहे हैं? पर्सनल अकाउंट से कर रहा हूँ। मेरा जो दूसरा यूट्यूब चैनल है हम्म। उस पर मैं सक्रिय हो गया हूँ। नहीं, अच्छा किया आपने ये। और इसमें हिम्मत बनाए रखिए, मैं इतना ही कहूंगा। हम लोगों को तो 45 दिन लगे थे, 45 दिन में जाके यूट्यूब ने हमारे चैनल को रिकवर किया था। पता नहीं क्या क्या चीजें मांगता रहता था रोज दूसरे दिन, और हम तमाम चीजें वो देते चले जाते थे। बहुत सारी चीजें प्रूफ हम्म। कराता है, और उसके बाद आपके चैनल को रिस्टोर कर ही देता है। दिक्कतें जो हम्म। दुश्वारियां हैं ये अभी 2024 के बाद ज्यादा बढ़ी हैं यूट्यूबर्स के साथ, क्या ये संयोग है? पता नहीं हम कैसे कह सकते हैं। संयोग तो बहुत सारे दिखाई दे रहे हैं। हम्म। संयोग तो ये भी दिखाई दे रहा है कि एक ही तरह के सोचने वाले, देखिए, कुछ लोग आपको रोज ये सीख देने आते हैं पत्रकारिता में कि भाई आप संतुलन रखिए। हम्म।
आप अच्छे बुरे के बीच में संतुलन रखिए। भाई तेरे बच्चे के स्कूल की फीस अगर 20% तेरे स्कूल बढ़ा देगा, तो तेरे साथ खड़े होने लड़ने के लिए माइक लेके कौन आएगा ये बता पहले। गोदी मीडिया आएगा? कतई नहीं आएगा। आपकी कॉलोनी जब उजड़ रही होगी, बुलडोजर चल रहा होगा, तो उसको बचाने के लिए कौन आएगा? बिल्कुल। क्या शाम को सुधीर चौधरी खड़े होकर बोलेंगे कि कॉलोनी उजड़ने के 10 फायदे आइए जानते हैं? क्या फीस बढ़ने के 10 फायदे जानते हैं? जी। तो ऐसी स्थिति में जो लोग भी हैं उनको ये समझना चाहिए कि यही होता है सचमुच का मीडिया, जो वक्त जरूरत पे आपके साथ खड़ा हो, आपकी समस्याओं को लेके खड़ा हो। जी। यहाँ पे कोई संतुलन नहीं हो सकता बुराई और अच्छाई के बीच में। सरकार के साथ तो कभी भी कोई भी सरकार हो, संतुलन रखने का प्रश्न ही नहीं है। बिल्कुल सही बात। एक पत्रकार अगर सरकार के साथ में और जनता के बीच में संतुलन करने लगेगा, तो मुर्दे और पत्रकार में क्या अंतर है? बिल्कुल सच्ची बात कही आपने। तो ये सच्ची चीज यही जो है। है वो, और तो उसमें जो संयोग मैं आपको बता रहा था, कई सारे थे कि जो इस तरह के सरोकार के पत्रकार हैं, जो सरकार की नहीं, मैं गतिविधियों यही पूछना चाहता, सवाल आपको नजर रोक रखते रहा हैं। हूं कि आजकल बहुत सारी घटनाएं हो रही हैं, कहीं पे कॉपीराइट स्ट्राइक जा रहा है। अभी आलोक पाठक जी से मेरी बात हो रही थी, उनके चैनल पर कम्युनिटी गाइडलाइन भेज दी, 7 दिन के लिए उनका यूट्यूब चैनल बंद कर दिया गया। दिल्ली में भी कई लोगों के साथ हो रहा है, ये ज्यादा हो रहा है, ये मेरा सवाल है सर। देखिए, मैं इसमें दो चीजें हैं। हर चीज में साजिश भी नहीं देखनी चाहिए। मेरे केस में मैं साजिश कम देख रहा हूं। एक संयोग है कि मैं देख रहा हूं कि मेरे जैसी पत्रकारिता करने वाले लोगों के चैनल पे एक तरह का हैकर ही क्यों आ रहा है, और वो हैकर सबके चैनल क्यों हैक करता है, और उसको इतना बड़ा इंटरनेट का पूरा एक समग्र दुनिया है जहां पर गेमिंग के चैनल भी हैं, जहां पे एंटरटेनमेंट के चैनल भी हैं, जहां ब्लॉग भी हैं, 100 तरह के चैनल हैं, ट्रैवलिंग के चैनल हैं। उनको भाई न्यूज करंट अफेयर के चैनल ही क्यों पसंद आ रहे हैं? उससे ज्यादा क्रिप्टो बिक जाएगा क्या? और न्यूज करंट अफेयर में भी एक खास तरह का काम करने वाले लोगों के क्यों पसंद आ रहे हैं? ये प्रश्न मन में आता है। ये एक ऐसा संयोग है जो आपको सोचने को मजबूर करता है। बिल्कुल। दूसरा जो है वो मैंने कहा कि कम्युनिटी गाइडलाइंस जो है वो निश्चित तौर पे उनका पालन करना चाहिए, और वो जो लोग हैं, दर्शक हैं, उनकी सुरक्षा के लिए ही बनाई गई हैं। हम लोग बहुत सारी मामलों में गलती करते हैं। मेरे चैनल पे स्ट्राइक आई थी, और वो स्ट्राइक ऐसे आई थी, कोविड के टाइम पे मैंने बहुत खुल के पत्रकारिता की। जी। पूरी दुनिया में सेंसरशिप लगी हुई थी कोविड को लेकर। कोई भी चीज आप ऐसी नहीं लिखेंगे जो टीके के कारोबार को प्रभावित करती हो। ये निचोड़ मैं आपको बता रहा हूं। उसके बावजूद मैं करता रहा। लेकिन मैं फंसा कहाँ, गलती मेरी कहाँ मानी गई? लोगों को जबरदस्ती टीके लगाए गए, मैंने खुल के उस पर कवरेज किया, कोई स्ट्राइक नहीं आई। बहुत सारे टीकों के साइड इफेक्ट क्या होते हैं उस पर मैंने एक वीडियो बनाया, स्ट्राइक नहीं आई। मैंने वीडियो बनाया कि मैं वैक्सीन नहीं लगवाऊंगा, स्ट्राइक। स्ट्राइक कब आई? तब आई जब ऑक्सीजन का क्राइसिस हो रहा था। एक वैज्ञानिक से मैंने संपर्क किया, उन वैज्ञानिक की देखरेख में एक वीडियो बनाया कि ऑक्सीजन आप घर में भी लगा सकते हैं, बना सकते हैं। यूट्यूब को लगा कि ये खतरनाक चीज है, लोग करेंगे और उनका जीवन खतरे में पड़ सकता है, उन्होंने स्ट्राइक दी। तो अब इस मामले में मैं अगर विक्टिम कार्ड खेलूं, उन्होंने गलत किया था, तो हमको आधे से ज्यादा मामलों में हमको नियमों का भी ख्याल रखना चाहिए। यानी दो काम हो गए ना सर, जहां तक सवाल है, यानी दो काम हो गए ना इस प्लेटफॉर्म पे। आप अपनी खबर पे तो काम करेंगे ही करेंगे, जिस प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं उस पे भी आपको अच्छे से अध्ययन रखना पड़ेगा रोजाना। भारत के संविधान से ज्यादा धाराएं हैं यूट्यूब की कम्युनिटी गाइडलाइंस। बिल्कुल सही। तो अगर आप नहीं पढ़ के रहेंगे और तो गड़बड़ होगी। दूसरा रहा सवाल कॉपीराइट का। कॉपीराइट को बहुत सारे भ्रम हैं। जो भारत का कॉपीराइट एक्ट है वो अलग है। हमारे जितने पत्रकार बंधु चैनलों में काम करके आए हैं, अखबारों में काम करके आए हैं, वो उसी को दिमाग में रख के काम करते रहते हैं। जी। 20 सेकंड का वीडियो डाल दूंगा तो कॉपीराइट नहीं आएगा, इससे बड़ा डालूंगा तो कॉपीराइट आएगा। ऐसी बहुत सारी धारणाएं लोग बैठे हुए हैं लेके। भाई यहाँ पे लगता है डीएमसी, डिजिटल मिलेनियम कॉपीराइट एक्ट, जो अंतरराष्ट्रीय एक्ट है जी, उसको पढ़ो। उसमें कौन सी चीज कॉपीराइट के दायरे में आती है, कौन सी नहीं आती है, उसको पढ़ो। आप किसी सामग्री को आधे घंटे की भी इस्तेमाल कर सकते हो, बिल्कुल। लेकिन उसके लिए तय किया गया है कि अगर आप इसको इस्तेमाल करोगे तो इस तरह से करोगे, इन कामों के लिए करोगे। तो वो
आप खुद भी क्रिएटर हो, आपका कोई वीडियो उठा के अच्छा, डाल दिया मैं कुछ। आपसे अब इसी सवाल पे एक बात करना चाहता हूँ, ये कि मान लीजिए आप लोगों के पास तमाम ऐसी जानकारियां हैं, बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, अखबार की दुनिया में काम कर रहे थे, यहाँ आने के बाद उन्हें बहुत सारी चीज़ों से फेस करना पड़ता है। जैसे मैं अपनी बताऊं, कैमरा, माइक, एडिटिंग, अपलोडिंग, बहुत सारा वर्क है। अखबार में थे कहाँ कुछ करना पड़ता था, टाइप जी किया, जी लैपटॉप खोला, फोटो लगाए, भेज दिए। अखबार कैसे बनेगा, कैसे छपेगा, कोई जी। सिरदर्दी नहीं थी। क्या इसको लेकर तमाम हम लोग आपस में मिलके, जिसको जो आता है वो एक दूसरे को सिखा नहीं सकते हैं? ये तो करना चाहिए, ये तो हम लोग बहुत सारे आयोजन कर सकते हैं, वर्कशॉप लगा सकते हैं। हम्म। और आपको जान के ये अच्छा होगा कि पॉलिटिकल पार्टीज वाले बुलाते हैं अच्छा। और वो वर्कशॉप लगाते हैं। हम्म। हम हिंदुस्तान के जो आईएनबी मिनिस्टर हैं, जी। अश्विनी वैष्णव साहब, वो बुला चुके हैं मुझे हम्म। समझने के लिए। जी। उन्होंने बहुत अच्छा बुलाया था है। समझने के लिए, और मैंने उनको बताया था मेरे 2 चैनल, तो बड़े चौंके थे वो। हम्म। 2 चैनल अच्छा। किस लिए? जी। तो हमने उनको बताया कि साहब एक रखना पड़ता है, इनका कोई भरोसा नहीं इन प्लेटफॉर्म को कब उड़ा दें। बिल्कुल। और वो प्लान भी हमारे काम आया। तो ये सलाह ये भी है कि भाई आप एक दूसरा वैकल्पिक चैनल रखिए, बिल्कुल। कानून को अच्छी तरह से समझिए, क्योंकि अगर आप कानून समझे बगैर खेल जाएंगे जाके, हम्म। और फिर आपका स्ट्राइक लग गया, तो आप कितना भी शहीद होने का कहें, लेकिन हम्म। वो वापस नहीं आएगा ना। बिल्कुल, वो वापस नहीं आता है। बहुत तो शुक्रिया, अपनी आपने वक्त सावधानी दिया। रखनी जरूरी है। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया और बहुत सारी नई बातें आपने बताई। और मुझे लगता है अगर जो यूट्यूबर्स हैं और वो पत्रकार के तौर पे काम कर रहे हैं और वाकई में गंभीरता से काम करना चाहते हैं, तो भैया जिस प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं उसके बारे में जानकारी तो करनी ही पड़ेगी। और मेहरबानी आपकी। ईमानदारी बहुत जरूरी है। मेरा मानना यह है कि आपको एक्सप्रेशन में भी ईमानदार रहना चाहिए। बिल्कुल। मैं भी ये कर सकता था, मेरे खिलाफ मोदी सरकार ने ये कर दिया, मेरे खिलाफ वहां सरकार, मैं उंगली कटा के शहीद हो गया। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ये नहीं करना चाहिए। आप क्योंकि बिल्कुल। आप पत्रकार हैं, आपका काम है सच्चाई और ईमानदारी से बात रखना। मुझे जो शक है, मैंने आपको बताया कि मुझे लगता है कि कुछ हम्म। षड्यंत्र है। मुझे ये भी लगता है, जैसे गेस्टापो का मामला है, जैसे हिटलर के टाइम में होते थे, जी। एक अनऑफिशियल गैंग होते थे। तो हो हम्म। सकता है कि जब ये इस तरह के जो क्रिप्टो वाले गैंग घूम रहे हैं, ये कहीं के क्रिप्टो वाले गैंग ना होके ये किसी एक विचारधारा की, किसी एक बिल्कुल। सिस्टम के लोगों जो यूट्यूबर्स को हार्म करने के लिए घूम रहे हो। बिल्कुल क्योंकि सही। दुनिया में ऐसे होते आया है। अभी दैनिक भास्कर स्टिंग ऑपरेशन है एक, जी। जिसमें बहुत सारे नेताओं की छवि खराब करने के लिए उनके फेक वीडियो बनाए जाते हैं, और बिल्कुल। एजेंसियां काम करती हैं, उनको वितरित किया जाता है। बाकायदा ठेका होता है पैसे का, कितने में काम निपटाया जाएगा। हाँ, तो इस आपने तरह वैसे की जब कॉपीराइट का जिक्र किया, मैं आपको बता दूं मेरे ऊपर 7 कॉपीराइट स्ट्राइक डाले गए 21 तारीख से 23 मार्च तक, चैनल सस्पेंड हो गया। फिर हमने संपर्क किया, एएनआई ने वो भेजा था, उन्होंने 10 लाख की डिमांड कर दी कि हमारा सब्सक्रिप्शन ले लो। मिलने गए तो वो 3 लाख पे आ गए। हमने कहा हमारे पास तो इतना पैसा नहीं है। हमने यूट्यूब के सामने अपना पक्ष रखा और यूट्यूब ने 7 में से 6 स्ट्राइक वापस ले ली सर। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ कॉपीराइट का। आपको इतनी बातचीत से लगा होगा शायद कि मैं क्रिएटर्स को ही दोष दे रहा हूँ। हम्म। मेरे पास एक कॉपीराइट स्ट्राइक आया। हम्म। एक वीडियो था कि वो जो मूर्ति विसर्जन के दौरान मूर्ति के साथ 2 बच्चे भी गिर गए यमुना में। जी। वो विजुअल मुझे पावरफुल विजुअल था, तो मैंने उस विजुअल को अपने पास संभाल के रख लिया। हम्म। तो उस विजुअल को जब मैंने संभाल के रख लिया, तो वो विजुअल मैंने यूट्यूब में पड़ा हुआ था सिर्फ। जी। एक दिन देख रहा हूं कि मेरे पास कॉपीराइट का क्लेम आ गया उस पे। अच्छा, क्लेम आया। हाँ, कि विजुअल हमारा है। हाँ, वो तो कहते हैं शेयर कर दो रेवेन्यू। हाँ, तो मैंने उनको कहा कि मैं तो नहीं दूंगा, हम्म। क्योंकि मैंने बारीकी से जब देखा, हम्म। तो उनके पास, उनके प्लेटफॉर्म पे वो वीडियो आने से पहले 1 साल पहले से वीडियो मेरे पास पड़ा हुआ था वो। हम्म। तो ये धुप्पल में भी कॉपीराइट भेजते रहते हैं। हाँ, बहुत से लोग तो फर्जी डालते हैं। कॉपीराइट आए। फर्जी डालते हैं हाँ, बहुत सारे लोग, ये तो नहीं करते। कॉपीराइट अगर आपके पास आए, क्योंकि वो जो कॉपीराइट भेज रहा है वो सोच समझ के नहीं भेज रहा है, हम्म। वो सॉफ्टवेयर ने सजेस्ट किया, मार दिया। हम्म। मेरे चैनल का कंटेंट कम से कम नहीं तो 4-5 हजार चैनलों में पड़ा हुआ है, हम्म। और 5 हजार चैनल को मैं कॉपीराइट स्ट्राइक भेज सकता हूँ। बिल्कुल भेज सकते हैं। लेकिन चलिए। बात यह है कि आपको हम्म। जो है वो धुप्पल में भेज देते हैं, आप उसमें हाँ, कतई ना आए। बिल्कुल सही बात है। अपना पक्ष यूट्यूब के सामने मजबूती से रखें। हमने बताया कि 14 अपने मिनट के अपने वीडियो अपने में। आप को लीगली स्ट्रांग रखिए। ऐसा बिल्कुल। ना हो कि देखिए, आप हम्म। बाद में भले ही कितना शहीद हो जाए, लेकिन जान तो जाएगी ना आपकी। हम्म। मर के ही चलिए। शहीद होंगे ना, जिंदा रह के ठीक। तो नहीं हो पाएंगे। बिल्कुल सर, लड़ना पड़ता है अपनी चीजों के तो लिए। क्यों जान खतरे में डालना, तो वो भी बिल्कुल। जरूरी है। मैं सीधे और ईमानदारी से बात करनी ही चाहिए हम सबको, तो वो मैं बिल्कुल। आपसे कहना चाहता हूँ।
चलिए, बहुत शुक्रिया। आपने बहुत बेबाकी से बहुत सारी ऐसी चीजें भी बताई जो हम लोग भी गलतियां करते हैं, और उन पर आपने ध्यान केंद्रित कराया। बहुत सारे लोग हो सकता है सुधार करने की कोशिश करें, लेकिन आखिर में बात यही निकलती है कि भैया लड़ो, हम अदालत गए एनआई के खिलाफ लड़ो, मामला। मुकाबला करो, हार मत मानो, जी। अच्छा काम करो, खुल के करो। जी। और मैं बता रहा हूं आपको कि कई बार आपको जोखिम होता है। कोविड के टाइम में पूरा हम्म। का पूरा पूरा मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया हो चाहे हम्म। यूट्यूब हो, कोविड पे कुछ भी करने से डर रहा था। बिल्कुल। खास तौर पे जो टीकों को लेके, फार्मा कंपनियों को लेके, दूसरी चीजों को लेके चीजें थी, जिस तरह की षड्यंत्र हो रहे थे, हम्म। उसको लेके कोई बात ही नहीं कर रहा था, क्योंकि हम्म। एक सेकंड में स्ट्राइक आता था। हम्म। मैं घुसा और भिड़ा, और मेरे ख्याल से मैंने रिकॉर्ड वीडियो दिया इस टॉपिक पे। जी। तो ये भी नहीं है कि आप अच्छा काम करना छोड़ दो डर के मारे। बिल्कुल सही बात। और लड़ना ये जारी रहना बिल्कुल चाहिए, डर नहीं है। क्योंकि जब लड़ना पत्रकारिता में चाहिए, आए तो हो। हमारा प्राथमिक लक्ष्य जी। देश के लोगों के लिए काम करना है। चलिए, जब हम पेशा इसलिए यही चुना है तो आदमी को फिर लड़ना भी चाहिए। ये सिर्फ ऐसा ना हो कि नाम का पत्रकार बने हुए बैठा है कहीं से, अपना बस सिर्फ यूट्यूब ही चला रहा है और बातें पत्रकारिता की कर रहा है। लड़ना भी चाहिए। बहुत ठीक। शुक्रिया, आपने वक्त दिया। फिर आपके साथ किसी और मुद्दे पे अच्छा जुड़ने लगा की आपसे कोशिश बात करके, करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आपके सहयोग के लिए भी धन्यवाद।